आज का टॉपिक है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अब मोस्टली ऐसा होता है कि ना तो हम विश्व परिवर्तन में इंटरेस्टेड हैं और ख़ुद को बदलने में तो बिल्कुल भी नहीं है। पक्की बात है ना कि दुनिया बदले ना बदले हमारा क्या, और ख़ुद को बदलने की मेहनत भी कौन करे। हम तो सिर्फ एक परिवर्तन में इंटरेस्टेड हैं, वो है परिस्थिति परिवर्तन, है ना। कि बस हमारी जो परिस्थितियाँ हमें पसंद नहीं आ रही वो बदल जाए। ठीक कह रही हो ना। हाँ, ये एक ही हमारा इंटरेस्ट होता है। तो हम समझेंगे कि बात तो परिस्थिति परिवर्तन की है, लेकिन परिस्थिति का परिवर्तन भी कैसे होगा, जब स्व परिवर्तन होगा, है ना। क्योंकि आप बदलेंगे तो आपकी परिस्थिति बदलेगी, और जब सब बदलेंगे तो संसार भी बदल जाएगा। तो चाहे नाक सीधी पकड़ो या उल्टी पकड़ो, बात एक ही है। तो आज हम पहले ये समझेंगे कि जिस परिवर्तन में हम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, परिस्थिति के परिवर्तन में, उसका स्व परिवर्तन से क्या कनेक्शन है ना। कि क्या सचमुच परिस्थिति हमारे बदलने से बदलती है। अगर हम आध्यात्मिक से उत्तर पूछें तो परिस्थिति जैसे स्वस्थिति की परछाई है। जैसी हमारी स्थिति होती है, सेम उसका रिफ्लेक्शन परिस्थिति में होता है। इट इज़ ऑलवेज इनसाइड आउट। और अगर आप अपने आप को या अपनी स्टेट ऑफ माइंड को बदल दें, अपने थॉट्स को बदल दें, तो आपकी सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी। अब इसके कुछ प्रूफ्स भी हम पहले समझेंगे कि अपनी अवस्था बदलने से, अपने विचार बदलने से किस प्रकार परिस्थिति बदलती है। अब आप देखो, कुछ चीज़ों का एक्सपेरिमेंट बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पहले तो विचार बदलें, जो सबसे मुश्किल। तो विचार बदलने से क्या होता है, उसको एक्सपेरिमेंट करना भी उतना ही मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसी वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं जहां हमें ये प्रूफ मिला है कि अगर किसी के बिलीफ सिस्टम को बदल दें, उसके थॉट प्रोसेस को बदल दें, तो उसकी परिस्थिति एकदम बदल जाती है। जैसे कि मेडिकल साइंस में प्लेसीबो की बात आती है ना। तो प्लेसीबो में कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई बीमार है, आपने एक मीठी गोली देकर कह दिया कि ये जो गोली है ये बड़े रिसर्च के बाद बनी है और यही तुम्हारी बीमारी का इलाज है, और सैकड़ों ने इस इलाज से एकदम इंस्टेंट रिलीफ पाई है, तो वो भी उस गोली खा के रिलीव्ड हो जाता है। यहाँ तक कि प्लेसीबो के एक्सपेरिमेंट्स में तो इतना भी देखा गया है कि मानो कोई व्यक्ति समझता है कि मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत है, और उसको मूर्छित कर दिया गया, अनकॉन्शियस स्टेट में वो रहा, और उस समय पर उसको कहा गया कि आपका ऑपरेशन कर दिया गया है, तो उसके बाद से उसको समस्या भी फील नहीं हुई। तो प्लेसीबो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो प्रूव करता है कि अगर आप किसी के बिलीफ सिस्टम में इंटरवीन कर दें, इफ़ दे स्टार्ट बिलीविंग कि मैं हील्ड एंड हेल्दी हूँ, तो वो हील्ड एंड हेल्दी एक्चुअली हो जाते हैं। एंड जो स्टडीज़ हैं वो कहती हैं कि जितना बहुत रिसर्च की हुई मेडिसिन्स का असर होता है, प्लेसीबो का उतना ही असर होता है ना। तो बाबा हमें यही कहते हैं, या परमात्मा ये समझाते हैं कि जो आप सोचते हैं या वो, उसका असर परिस्थिति पर डायरेक्टली पड़ता है। और इसका जो वैज्ञानिक स्पष्टीकरण भी दिया जाता है वो ये कि बिलीफ सिस्टम आपके हीलिंग सिस्टम को एक्टिव करता है, और हीलिंग सिस्टम जब एक्टिव होता है तो आपके इम्यून सिस्टम भी उसके साथ एक्टिव होता है,
और आपकी बॉडी हील्ड होती है। ठीक है, तो ये पहला जो प्रूफ है कि स्वस्थिति को बदलने से परिस्थिति बदली जाती है। दूसरा, मैं आपको 3 साइंटिफिक प्रूफ्स बताऊंगी। तो सेकंड, जिसको हम कहते हैं पिग्मेलियन स्टडीज़, पिग्मेलियन स्टडीज़ में ऐसा देखा जाता है कि जैसे आप आजकल देखते हैं ना कोचिंग सेंटर्स में बैच ए, बैच बी, बैच सी इस तरह से बना दिया जाता है कि ये हाई परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं, ये मीडियोकर हैं, ये लो है ना। तो इस प्रकार से डिवीज़न होता है। तो पिग्मेलियन स्टडीज़ में ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कि जो लो परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं उनको हाई परफॉर्मिंग के बैच में डाल दिया गया। माना उनको कह दिया गया टीचर को कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं, और टीचर के एटीट्यूड और बिहेवियर से स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ और वो एक्चुअली हाई परफॉर्मिंग हो गया। तो ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ जिनको हम पिग्मेलियन स्टडीज़ कहते हैं वो दुनिया में की जाती है, और इस प्रकार के रिजल्ट्स देखने में आते हैं क्योंकि टीचर को वो इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई है कि ये एक्चुअली लो परफॉर्मिंग है। तो टीचर के अंदर ये बिलीफ सिस्टम डाल दिया गया है कि ये सबसे हाई परफॉर्मिंग है, तो उनके एटीट्यूड और उनके एक्शन का प्रभाव स्टूडेंट के एटीट्यूड, स्टूडेंट के एक्शन और परफॉर्मेंस पे भी पड़ा है। ठीक है। तीसरा, विज्ञान जिसको ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है ना। ऑब्जर्वर इफेक्ट माना जो देखने वाला है वो व्यक्ति एक्चुअली और बहुत टेंजिबली, बहुत प्रैक्टिकली और एविडेंस के साथ जो ऑब्जर्व्ड है उसकी क्वालिटी को चेंज करता है। जैसे एक कमरे में अगर 2 अलग अलग व्यक्ति खड़े हैं तो जो दृश्य वो देख रहे हैं उसकी भी एटॉमिक मूवमेंट में परिवर्तन आता है। तो ये ऑब्जर्वर इफेक्ट की तरह जाना जाता है। इसका क्वांटम फिजिक्स में बहुत आख्यान व्याख्यान होता है। तो परमात्मा भी हमें यही समझाते हैं कि ये जो बिलीफ सिस्टम में अगर परिवर्तन हो जाता है तो बिहेवियर में और फिर कॉन्सिक्वेंट परिस्थिति में परिवर्तन आ जाता है। अब बात ये आती है कि क्या हम अपनी स्वस्थिति को बदलने के लिए रेडी हैं, क्योंकि परिस्थिति जो है वो डायरेक्ट बाय प्रोडक्ट है स्वस्थिति का। इट इज़ इनसाइड आउट। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि जैसी सिचुएशन होगी वैसा ही तो अंदर का हाल होगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकल एविडेंस से देखें तो जैसा अंदर का हाल है वैसे बाहर की सिचुएशन है, जिसको हम कहते हैं अवस्था से व्यवस्था है। उल्टा नहीं है, व्यवस्था से अवस्था नहीं है। तो अगर आपका अंदर का हाल ठीक है तो बाहर का भी ठीक होगा, है ना। अब मैं आपको कुछ एक चीज़ें इसमें आप अगर रोज़मर्रा के जीवन में भी देखें तो ऑब्ज़र्व करेंगे कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ मान्यताएं हैं खुद को लेकर। जैसे मान लीजिए कोई घर में 4 बच्चे हैं और जिस बच्चे से आप मिल रहे हैं वो उस घर में छोटा है, चारों में सबसे छोटा है, तो उसकी बुद्धि में बिलीफ सिस्टम क्या होता है, मैं तो छोटा हूँ। तो वो 30 वर्ष का भी हो जाता है तो भी वो छोटा ही रहता है ना, क्योंकि वो चारों में छोटा है। और मान लीजिए कोई 4 बच्चे हैं और एक बड़ा है, तो भले ही वो बड़ा जो है वो 4 वर्ष का ही है, लेकिन उसके अंदर ये रहता है कि मैं तो बड़ा हूँ और वो रेस्पॉन्सिबली बिहेव भी करता है। तो आपका जो बिहेवियर है वो आपकी सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और आपका बिहेवियर के पीछे क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम है ना। तो आप जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं और वैसी ही आप अपनी परिस्थिति का भी निर्माण करते हैं। ठीक है।
तो हमें पहले अपने अंदर चेक करना होगा कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। मेरा जो आइडिया अबाउट द सेल्फ या बिलीफ अबाउट द सेल्फ कि मैं कौन हूँ वो क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आप समझते हैं कि मैं तो स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, तो आपके बिलीफ का आपके बिहेवियर से बहुत गहरा कनेक्शन है ना। जैसे अगर बचपन से आपको ये बुद्धि में डाला गया है कि आप तो पुरुष हैं, आप खाना नहीं बना सकते, तो आप नहीं बना सकते और अगर स्त्री के बुद्धि में डाला गया है आप वेट नहीं उठा सकते, तो आप नहीं उठा सकते। लेकिन ऐसी कोई प्रैक्टिकली ऐसा कोई अंतर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बुद्धि में डाल दिया जाता है तो आप अपने ही बिलीफ सिस्टम से लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें मैं आपको कुछ और चीज़ें भी, जैसे हम प्रोजेक्शन करते हैं। अभी मुझे पीछे एक कन्या कह रही थी कि मुझे घर में आजकल थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा क्यों अच्छा नहीं लगता? तो कहते हैं पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा भाई को मुझसे ज़्यादा महत्व देते हैं। भाई छोटा है और उसको मुझसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो मैंने कहा पर आपको ये पता कैसे चलता है? तो कहते जैसे मुझे कहेंगे तुम काम करो, उसको नहीं कहेंगे, या उसको पहले कोई चीज़ पूछते हैं क्या बनाएं, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, पर मुझे नहीं पूछते हैं। तो मैंने कहा हमेशा से ऐसा था या अभी शुरू हुआ है? तो कहते नहीं ये अभी कुछ सालों से शुरू हुआ। तो मैंने कहा कब से शुरू हुआ? तो कहते जब से मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए ना, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो ये शुरू हुआ। तो मैंने कहा ओके, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन चलो एक थोड़ा डिफरेंटली सोचते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आपके ग्रेड्स कंसिस्टेंटली अच्छे नहीं आए तो आपको ऐसा लगने लगा है कि आई एम नॉट गुड इनफ तो इसीलिए जब वो कुछ भी कर रहे हैं तो आप उसमें चीज़ें ढूंढ रहे हो कि वो उसको कैसे प्रेफर कर रहे हैं और आपको कैसे पीछे हटा रहे हैं। तो थोड़ा विचार करके देखो क्या ये पॉसिबल है? तो कहते हैं हाँ पॉसिबल तो है, क्योंकि कल बहुत छोटी सी बात हुई थी। माँ ने कहा कि मुझे कि पानी की बोतल भर के रख दो। तो मैंने कहा भाई को क्यों नहीं कहते? तो वो कहने लगी वो तो पढ़ रहा है ना, तू अभी पढ़ नहीं रही है। तो मुझे लगा कि वो कह रही तू तो कभी नहीं पढ़ती है तो मैंने वहाँ पर कहा मैं क्या पढ़ती नहीं हूँ? तो माँ ने कहा नहीं, मैं ये तो कह ही नहीं रही ना कि तुम पढ़ती नहीं हो, मैं कह रही हूँ तुम अभी नहीं पढ़ रही हो, वो अभी पढ़ रहा है। तो बेटा तुम ऐसे क्यों सोचती हो कि मैं कह रही हूँ तुम पढ़ती नहीं हो? तो ये बात मुझे भी थोड़ी हिट की कि शायद मैं ऐसा सोच रही हूँ। तो क्या होता है कि जब आपके मन में कोई बात बैठ जाती है, आपके बिलीफ सिस्टम में आ जाती है, तो आप दूसरे के शब्दों में, दूसरे के बिहेवियर में उस बात को सुनने देखने लगते हैं, क्योंकि यू थिंक एज यू आर, है ना। एज यू आर मतलब व्हाट यू बिलीव यू आर। अगर आपके अंदर कोई बिलीफ है कि मैं ये हूँ, जैसे कि मैं अंडर परफॉर्मिंग हूँ, तो आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपको अंडर परफॉर्मिंग कह रहा है। लेकिन हो भी सकता है कि वो कह रहा हो, ऐसा भी हो सकता है वो ना कह रहा हो, लेकिन आप उनके शब्दों में, उनके बिहेवियर में ये चीज़ देखने लगेंगे। इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन, है ना। जो आपकी इनर स्टेट है उसको आप बाहर प्रोजेक्ट करने लगते हैं और आपको वैसा ही दिखाई देने लगता है ना। जैसे मान लीजिए कि बचपन से आपके अंदर ये रहा है मैं ही विक्टिम रही हूँ, मेरा ही शोषण हुआ है तो आपको हर जगह पर, है ना, जैसे आवाज़ उठाना और हक के लिए लड़ने की एक आदत हो जाती है। व्यक्ति कहता है ना मैं स्टैंड लेता हूँ, मैं स्टैंड लेता हूँ। क्यों? इतना स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है जितना स्टैंड ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने अंदर ये विक्टिम कॉन्शियसनेस आ गई है कि मैं विक्टिम हूँ। तो हर जगह पे लगता है कि बिना आवाज़ उठाए, बिना लड़े मेरा हक मुझे नहीं मिलेगा। तो परमात्मा हमें ये बातें समझाते हैं कि आपका जो स्वमान है
या सेंस ऑफ सेल्फ है, वो आपकी स्वस्थिति या अपनी जो आंतरिक अवस्था है उसको निर्माण करता है। और जैसी आपकी आंतरिक अवस्था है, आप उसी फिल्टर से, आपके अंदर की जो स्थिति है ना, वो जैसे चश्मे की तरह काम करती है। आप लाल चश्मा लगा लें तो लाल लाल दिखाई देगा, हरा लगा लें तो हरा हरा दिखाई देगा। तो ऐसे चश्मे की तरह वो काम करती है और आपको बिहेवियर्स में, परिस्थितियों में वही बात नज़र भी आने लगती है। और जैसा आप देखते हैं वैसा वो बनते भी जाते हैं। जैसे कहते हैं दृष्टि से सृष्टि या थॉट्स बिकम थिंग्स। ठीक है, तो परमात्मा हमें यही समझाते हैं कि सब कुछ इनसाइड आउट हो रहा है। ठीक है, एक पहली जो इनसाइड आउट में, इनसाइड आउट के बारे में 3 बातें समझेंगे। पहली बात, मेरा सेंस ऑफ सेल्फ कि मैं कौन हूँ, उसके ऊपर आधार रहता है कि मेरा बिहेवियर कैसा है और मेरी परिस्थिति कैसे बनेगी। दूसरा, इनसाइड आउट में मेरा कौन है ना, मेरा कौन है, ये प्रश्न भी आपकी अपनी फीलिंग को ऊपर नीचे करता है। जैसे अगर किसी को ऐसे लगता है मेरा तो दुनिया में कोई भी नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होता, उसके अंदर जैसे एक फियर, लोनलीनेस, ये भावनाएं आती हैं और उनके कर्मों में भी वो लो वाइब्रेशन नज़र आती है और फिर उनके जीवन की उपलब्धियों में भी वो लो वाइब्रेशन नज़र आती है। लेकिन मान लीजिए, वैसे तो दुनिया में कहते हैं ना कोई किसी का नहीं है लेकिन आप मानते क्या हैं? क्या आप मानते हैं कि मेरे बहुत कोई है, या मानते हैं कि मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरा कोई सहारा नहीं है? अगर मान लीजिए आप ये मानते हैं कि मेरे तो बहुत लोग हैं या मेरे तो संबंध बहुत अच्छे हैं, भले ही ना हो, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को आप फील करते हैं और वो आपके एटीट्यूड और कर्मों में जैसे पावरफुल कर्म की तरह दिखाई देती है। समझे ना? और फिर क्या होता, जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी इसमें बात बताती हूँ। एक बार एक माता मुझे कहती कि 17 वर्ष की शादी हुई और अभी पता चला कि हस्बैंड का तो कहीं और रिलेशनशिप है ना। तो मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई और मुझे तो ऐसा लगता है मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा कि ये रिलेशनशिप कब से है? तो बोलती 5 सालों से है, मुझे तो पता नहीं था। तो मैंने कहा दुनिया 5 साल पहले ख़त्म हो गई या अभी ख़त्म हो गई? दुनिया तो आपकी 5 साल पहले ख़त्म हो गई ना, लेकिन अभी तक तो सब ठीक था। तो अभी क्या हुआ? क्या वो आपके नहीं है ये प्रॉब्लम है, या आपको पता चल गया ये प्रॉब्लम है? तो क्या है, यहाँ सब कुछ है ना, रियलिटी में कुछ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो 5 साल से तो झूठ की फरेब की जीवन चल रही है और रिलेशनशिप कुछ नहीं है ना, बस एक दिखावा है। लेकिन उसमें वो जो आत्मा है वो कंफर्ट, प्रोटेक्शन, साथ सब कुछ फील कर रही है। लेकिन जैसे ही आज मालूम पड़ गया कि ये बात ऐसी नहीं है, तो आज दुख हो रहा है, लोनलीनेस हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो रियलिटी नहीं, इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है कि मैं अकेला हूँ या मेरा कोई नहीं है, तो फिर वहाँ से वो दुख की या लोनलीनेस की जो फीलिंग है, फिर घबराहट, है ना। जैसे मान लीजिए आपका रात को ताला खुला छूट गया, होता है ना, सबका हुआ है कभी ना कभी कि ताला खुला छूटा है, लेकिन आप आराम से सोए और जिस दिन आपको पता चल गया कि थोड़ा सा एक पेच ढीला है तो उस दिन आप सो नहीं पा रहे, जबकि ये सब कुछ कहाँ है, ये आपके अंदर है। और फिर क्या होता, अगर आप बहुत सोचेंगे तो सामने से अगर कोई जा रहा होगा ना, उसको अट्रैक्ट भी करेंगे कि आइए और यहाँ पेज ढीला है और यहाँ ब्रेक इन करिए, क्योंकि वो जो आपके अंदर चलेगा वो उस परिस्थिति को अट्रैक्ट भी करेगा। तो इसीलिए पहले हमें ये समझना है कि मैं कौन हूँ का कॉन्सेप्ट क्या है मेरे अंदर। दूसरा, मेरा कौन है या मेरा साथी कौन है। और अगर रिलेशनशिप्स की अंदर से मेरी धारणा बहुत अच्छी है
मे बी मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे ना भी हों, पर मेरा बिलीफ ऐसा है कि मेरे पास आई हैव गुड रिलेशनशिप्स, तो फिर आपका वो प्रोजेक्शन आपकी रियलिटी में दिखाई देता है। और तीसरा, आपका पर्पस क्या है ना। अगर आपका पर्पस बहुत ऊंचा है, जैसे आप देखो कि आज व्यक्ति जब आर्मी में जाते हैं, डिफेंस में जाते हैं, तो उनका पर्पस क्या है, भले ही जान चली जाए लेकिन हमें अपने देश की सुरक्षा करनी है, तो गोली खाना भी उनको कोई बड़ी बात नहीं लगती है ना, गोली खाते हुए भी खुशी होती है। और व्यक्ति का पर्पस अगर कुछ नहीं है तो छोटी छोटी बातों में भी उसको बहुत तकलीफ होती है। मुझे याद है एक बार एक भाई आए, वो पुलिस ऑफिसर थे, तो उनकी वाइफ और वो दोनों आए थे। तो वाइफ कहती है कि हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और इस वजह से घर में थोड़ी भी शांति नहीं है और सब कुछ केओटिक रहता है। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो कहते हैं अब दो, एक ये हैं और एक बेटा है और दोनों ही बड़े गैर जिम्मेवार हैं। तो ये इनकी आदतें क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ा वहीं डाल दिया, सॉक्स खोले वहीं डाल दिए, खाना खाया थाली वहीं छोड़ दी। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कोई डिग्निटी नहीं है और मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और ये बिल्कुल ज़िम्मेवारी उठाते नहीं हैं। तो मैंने भाई साहब की तरफ देखा तो कहते हैं एक्चुअली बहन जी क्या है ना कि लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। कहते हैं अभी क्या है, हमें तो इनका ऑफिसर का फ़ोन आ रहा है और यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है, या यहाँ चोरी हो गई, मर्डर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इनको वो सॉक्स दिखती रहती है कि वो सॉक्स उठी नहीं। अब वो सॉक्स उठाने में तो 10 सेकंड लगते हैं, तो वो कहते फिर आप क्यों नहीं उठा देते, तो कहते नहीं वो बात नहीं है कि कौन उठा रहा है कौन नहीं, बात ये है कि जब बड़ी बात नहीं होती तो छोटी बात बड़ी हो जाती है ना। तो आपको अगर आपके पास पर्पस नहीं है ना, और जितना आपका बड़ा पर्पस है उतना आपके अंदर टॉलरेंस है ना। अब ऐसा नहीं है, वो जैसे वो भाई साहब भी मुझे कह रहे थे, ऐसा नहीं है कि हमें प्रॉब्लम फील नहीं होती, हमें भी बहुत सारी बातें तकलीफ़ देती हैं, प्रॉब्लमेटिक फील होती हैं, लेकिन वो बड़ी बातें होती हैं और छोटी बातें हमें ठीक लगती हैं, क्योंकि अब बड़ी बातों से हमें तकलीफ़ है और जहाँ बड़ी बात नहीं होती वहाँ छोटी बात ही बहुत बड़ी होती है। तो अगर आपको छोटी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करना है तो आपके पास बड़ी प्रॉब्लम होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? अगर आपके पास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी छोटी प्रॉब्लम आपकी बड़ी बन जाएगी। तो इसीलिए हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्योंकि अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा है तो छोटी छोटी बातों को आप सह लेंगे, नज़रअंदाज कर लेंगे, और अगर लक्ष्यहीन है तो वही छोटी बातें आपको मुश्किल लगेंगी। समझे? तो परमात्मा हमें समझाते हैं कि जब हम लक्ष्य की बात सोचते हैं तो लक्ष्य में ये बात आती है कि जैसे अभी पर्पस ऑफ लाइफ है ना, कई व्यक्ति कहते हैं पर्पस ऑफ लाइफ। अब मान लीजिए आपका पर्पस ऑफ लाइफ है धन कमाना, धन संचय करना, तो फिर उस धन कमाने में जो बातें आती हैं वो तो आप सह जाते हैं, लेकिन उस कमाई में कोई बात आ जाए तो आप नहीं सहते। ठीक कह रहे हो ना? पैसा कमाने के लिए 2 बजे भी उठना पड़ा तो आप उठ जाएंगे, 4 गालियां भी सुननी पड़ी तो सुन लेंगे, लेकिन अगर पैसा नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना? तो पर्पस ऑफ लाइफ आपकी प्रॉब्लम को बहुत डिफाइन करता है। किसी किसी को ये होता है हमारी बस इज्जत बनी रहे, है ना, हमें सब मान सम्मान दें, रेस्पेक्टफुली ट्रीट करें, तो उस मान सम्मान के लिए वो सब कुछ कर लेते हैं, उस मान सम्मान के लिए पैसा भी खर्च करते हैं, अवार्ड भी खरीद लेते हैं, सब कुछ करते हैं, हर प्रकार का कष्ट झेलने को भी तैयार रहते हैं, लेकिन जहाँ थोड़ा भी फीलिंग आई कि यहाँ अपमान हुआ वो सह नहीं पाते। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि
तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, उस आधार से तुम्हारे अंदर जो स्थिति का ऊपर नीचे होना या तुम्हारे अंदर सहन शक्ति होना या बाकी जो स्पिरिचुअल पावर्स का होना, इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। तो अभी ये जो 3 प्रश्न हैं, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, अगर आप राजयोग की शिक्षा को लें जो हम ब्रह्मा कुमारीज में देते हैं, तो राजयोग के हिसाब से मूल हम इन 3 प्रश्नों का ही उत्तर लेते हैं। ज्ञान, जब हम ज्ञान कहते हैं ना राजयोग की प्रणाली में, तो ज्ञान का मतलब है इन 3 प्रश्नों का सही उत्तर। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है और मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो पहला प्रश्न मैं कौन हूँ, तो आज तक आप मैं कौन हूँ का जो उत्तर है वो अपने सोशल स्टेटस, प्रोफेशनल स्टेटस या फिज़िकल स्टेटस या जेंडर या कास्ट या नेशनैलिटी या जो आपने आज तक कमाया, अर्जन किया, उस आधार से आप अपने आप को डिफाइन करते आए हैं। पक्की बात है ना। रिच, 32 ईयर, फीमेल, है ना, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, तो इस तरह का हमारा बायोडेटा रहता है। और उस आधार से आपके अंदर जो सेंस ऑफ सेल्फ है, जिसको हम स्वमान कहते हैं, सेल्फ ऑनर, आप अपनी वैल्यू कितनी आंकते हैं या अंदर आपकी स्थिति ऊंची है या नीची है, वो निर्धारित होती है। अब अगर हम देखें तो आज के समय पर भले ही वर्तमान में कोई इन मापदंड के हिसाब से उसकी स्थिति ऊंची भी हो, तो भी वो जो परिस्थिति है वो रोज़ बदल रही है ना। और अंदर एक वल्नरेबिलिटी रहती है कि कल ये ऐसा रहेगा या नहीं रहेगा, और उस कारण से अगर सब ठीक है तो फियर रहता है, और अगर ठीक नहीं है तो वैसे स्वमान की कमी रहती है, सेल्फ वर्थ की कमी होती है। तो अब परमात्मा हमें समझाते हैं कि वास्तव में मैं कौन हूँ का उत्तर है कि आप ये जो शरीर और शरीर के आधार से जो भी आपका स्टेटस पोजीशन है, आप वो नहीं है, लेकिन आप तो शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। समझे? आप शरीर नहीं है, शरीर का जेंडर नहीं है, आप शरीर के द्वारा जो आपने पढ़ाई की, क्वालिफिकेशन ली, पोजीशन बनाई, आप वो सब कुछ नहीं है, वो सब आपका है। लेकिन आप कौन है? आप इस शरीर के द्वारा हर कर्म करने वाली इस शरीर की मालिक आत्मा है। ओके, तो ये पहला जो राइट आंसर, मैं कौन हूँ का राइट आंसर क्या है? मैं एक आत्मा हूँ। ठीक है। अब क्या है? मैं आत्मा हूँ मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये परिवर्तन होंगी, लेकिन उस आधार से मैं अंदर ऊपर नीचे हलचल में ना आऊँ, लेकिन मैं अपनी स्टेबिलिटी से इनको भी इन्फ्लुएंस कर सकूँ। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप आज तक सोचते थे कि मैं तो एक बहुत क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड और एम्प्लॉयड व्यक्ति हूँ, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट पे, है ना, तलवार लटक रही है कि पता नहीं कब निकाल दें, है ना। मुझे कभी एक बहन कहती थी, मैं 17 इयर्स जिस कंपनी में रही और वो भी टॉप पोजीशन में, उन्होंने जब मुझे निकाला तो मुझे 7 मिनट पहले भी पता नहीं चला। मुझे 7 मिनट भी नहीं दिए। They did not tell me even 7 minutes before. तो मुझे कहती, मैं 17 भी नहीं, 7 कह रही हूँ। तो इतना जल्दी कोई चीज़ बाहर जो है वो परिवर्तन हो जाती है। तो आपको समझना है कि आपका स्टेटस एम्प्लॉयड है एक्सटर्नली, लेकिन आप एम्प्लॉयड नहीं हैं, आप एक आत्मा है।
तो मान लीजिए बाहर वो स्टेटस परिवर्तन भी हुआ, तो आपका अंदर का स्टेटस, आपका रियल स्टेटस अभी भी ठीक है ना। आप अभी भी एक आत्मा है और आप उसको ठीक कर सकते हैं। अब जब हम कहते हैं मैं एक आत्मा हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है? तो मैं एक आत्मा हूँ, मेरे पास 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। और मेरी थॉट्स की क्रिएटर, मेरे अटेंशन की क्रिएटर और मेरी हैबिट्स की क्रिएटर मैं खुद हूँ। मैं आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक हूँ। आप लोग इधर देखिए, उनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। मैं आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक हूँ और मेरी थॉट्स, मेरा अटेंशन और मेरी हैबिट्स मेरी अपनी क्रिएशन है। गॉट इट? तो जब आप इस बिलीफ सिस्टम को समझने लगते हैं कि आपकी थॉट्स किसी परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करती, आप अपनी थॉट के क्रिएटर खुद हैं, तो आप चाहें तो सेल्फ वर्थ के थॉट आप क्रिएट कर सकते हैं। जब बाहर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में भी बदल गई है, तो भी आप अंदर फील कर सकते हैं कि मैं अभी भी वैल्यूएबल हूँ, है ना। आपको अपनी वैल्यूएबल होने से नौकरी मिली थी या नौकरी से आपकी वैल्यू बनी थी? पहले क्या था? पहले आप वैल्यूएबल हैं तब नौकरी मिली थी ना। तो अगर पहले फर्स्ट जॉब कैसे मिली? वैल्यू के आधार से। तो मैं अभी भी वैल्यूएबल हूँ, तो आई कैन थिंक, आई कैन अट्रैक्ट अ जॉब। तो मैं आत्मा हूँ, मैं सोचती हूँ, मेरी थॉट्स मेरी रियलिटी क्रिएट करती हैं। तो रियलिटी से मेरी थॉट का कनेक्शन नहीं है, मेरी थॉट से रियलिटी का कनेक्शन है। और मैं मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक अपनी आदतों को, अपने विचारों को, अपने अटेंशन की शक्ति से चेंज करके रियलिटी को चेंज कर सकते, है ना। मेरे पास अभी पीछे एक बहन आई थी, मुझे बहुत अच्छी बात कहती थी कि मैं 6 इयर्स मैरिज में बहुत सफ़र की और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरी जैसी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सामने वाला फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो नेचुरल है ना कि मैं दुखी होंगी। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे टीवी पे प्रोग्राम देखने लगी और, है ना, सुनने लगी ब्रह्मा कुमारी इसकी फ़िलॉसफ़ी को। तो मुझे समझ में आया कि बाहर कोई आपको अटेंशन दे या ना दे, आप अंदर अपनी थॉट और फीलिंग को खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर मुझे समझ आया कि वो मुझे जैसे भी अटेंशन दे या ना दे, मैं क्रिएट कर सकती हूँ कि आई एम हैप्पी एंड आई एम वर्दी एंड एवरीबडी इज़ पेइंग अटेंशन टू मी, भले ही फिजिकली वो हो या ना हो। एंड दैट हैज़ मेड माई लाइफ मच बेटर, है ना। तो ये जो मैं आत्मा हूँ और मेरा मन, बुद्धि, संस्कार है। अब अगर आप जाएंगे डॉक्टर के पास और उनको कहेंगे कि आप मन दिखाइए, ब्रेन दिखाइए कहेंगे तो ब्रेन दिखा देंगे, है ना। मन दिखाइए कहेंगे तो दिखाएंगे नहीं। अब आप देखो, मन है, बुद्धि है, या हर एक की पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, हर एक आत्मा के अंदर अलग अलग आदतें हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें कोई भी फिज़िकल टेस्ट के द्वारा पुष्टि नहीं की जा सकती। मेरी एक स्कूल की फ्रेंड है, वो डॉक्टर है। तो जब मैं ज्ञान में आ गई तो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना स्कूल में, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी स्कूल में। तो जब मैं ज्ञान में आ गई, वो डॉक्टर बन गई, तो कुछ सालों के बाद हम मिले, तो मुझे पूछती कि तुम लोग क्या करते हो। तो मैंने कहा हम आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनाते हैं। तो मुझे कहती अच्छा मुझे एक बात बता, मैंने पूरी मेडिसिन पढ़ ली, ये बात मुझे समझ नहीं आई। तो मैंने कहा पूछ। तो कहती यहाँ अंदर 2 लोग हैं, झगड़ते रहते हैं एक अच्छी राय देता है, दूसरा बुरी राय देता है, तो वो कौन है?
ये मुझे ना मेडिसिन में पता चला, ना किसी से पता चला, पर आई कैन ऑब्जर्व कि यहाँ दो लोग हैं, है ना। तो मैंने कहा यही जो डायमेंशन है ना, जिसको आप एक्सपीरियंस तो करते हैं कि ये है अंदर, जैसे मन है, साइकोलॉजी भी मानती है, बट नॉन फिजिकल है। तो अब जो नॉन फिजिकल है उसको वैसे आप प्रूव नहीं कर सकते, बट आप सोचते हैं, आप फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, आपको पता है आपका मन है। बुद्धि भी है जो आपको उस पर करेक्शन करती रहती है, जैसे मन चलता चला जाएगा, है ना, फिर बुद्धि की घड़ी तो देख, आधे घंटे से बैठा है ना, अब स्टॉप इट, है ना, फिर मन कहे थोड़ा और, है ना। तो ये चलता रहता है अंदर। तो ये मन, बुद्धि, संस्कार मुझ आत्मा के ऑर्गन्स हैं। मैं आत्मा इस फिजिकल रियलिटी को चलाने वाली नॉन फिजिकल एलिमेंट हूँ। मैं बैकग्राउंड में रहती हूँ, जैसे कंप्यूटर बाहर हार्डवेयर दिखता है, लेकिन उसको चलाता कौन है? सॉफ्टवेयर। तो इस पूरे शरीर का और शरीर से होने वाले हर काम का सॉफ्टवेयर मैं हूँ। और मेरा माइंड है, मेरी बुद्धि है और मेरा संस्कार है, और मेरे पास उसका कंट्रोल है। तो मैं कौन सी थॉट क्रिएट करूं, कौन सी फीलिंग क्रिएट करूं, कहाँ ध्यान लगाऊं या ना लगाऊं, या किस हैबिट को इमर्ज करूं। जैसे आप अगर कहीं सोच कर जाते हैं कि मुझे आज शांत रहना है, वो कुछ भी कहे मुझे कहना ही नहीं है, तो कर पाते हैं ना कई बार, है ना। क्यों? क्योंकि आपने उस संस्कार को इमर्ज कर लिया। यू प्रोग्राम्ड योरसेल्फ टू बी इन साइलेंस। तो ये आपका जुरिस्डिक्शन है। तो जब आप सेल्फ वर्थ की थॉट क्रिएट करना चाहते हैं कि मैं वैल्यूएबल हूँ, है ना, मुझे कोई सम्मान दे ना दे, मेरा अपनी वैल्यू है, या बाहर से कोई और पैरामीटर इसका पुष्टिकरण करे या नहीं, लेकिन मैं इस संसार को कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। गॉट इट? और इस तरह से आप वो जो इनसाइड आउट, आउटसाइड इन चल रहा था ना, उसको आप इनसाइड आउट बना सकते हैं, क्योंकि आपने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ठीक है? तो पहली चीज़, मैं आत्मा हूँ, मेरा मन, बुद्धि, संस्कार है। दूसरा, मैं आत्मा कैसी हूँ? मैं आत्मा एक एनर्जी हूँ। जैसे दुनिया में सभी कहते हैं ना, सोल इज़ एन एनर्जी, लेकिन कैसी एनर्जी? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, है ना, एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, कैसी एनर्जी है आत्मा? तो आप सुनते आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल। तो आत्मिक शक्ति किसको कहते हैं? नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस और पावर। तो मैं आत्मा इन 7 एनर्जीज से बनी हूँ। नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर। और जब आप अपने को रोज अभ्यास करेंगे कि इस शरीर में ना दिखाई देने वाली एक छोटे से सितारे की तरह मैं यहाँ आत्मा बैठी हूँ, और मेरे पास सारा कंट्रोल है, और मेरी स्टेट कैसी है? पीसफुल, लवफुल, ब्लिसफुल। तो आप धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा, जैसा होगा वैसा आप नहीं सोचेंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा होता चला जाएगा। गॉट इट? तो ये पहली चीज़, स्वस्थिति से परिस्थिति बदलने की विधि। पहले तो स्वस्थिति को निर्माण करेंगे ना, जिस चाकू से आपको सब्जी काटनी है, चाकू तो हाथ में चाहिए ना तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है स्वस्थिति का, उस पर कंट्रोल लाना, आत्मिक अभ्यास, आत्मा, अपने को आत्मा देखना, और उस अटेंशन की शक्ति से अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना। इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अटेंशन। आप जिसको अटेंशन देते हैं वो ग्रो करता है। तो आप रोज़ कुछ समय निकालकर अपनी इस सत्य पर अटेंशन दें कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरी एनर्जी नॉलेजफुल, प्योर, लवफुल, ब्लिसफुल, पीसफुल एंड पावरफुल है।
और मैं मन बुद्धि संस्कार से अपने कर्मों को, लाइफ को कंट्रोल कर सकती हूँ। फिर दूसरा प्रश्न, मेरा साथी कौन है ना? तो आपका एक ही साथी, एक ही सहारा है, परमात्मा, है ना? आप कई बार सोचते हैं ये मेरा साथी, वो मेरा साथी, बहुत अच्छी बात है। कोई अगर आज आपके साथ है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ लेते हुए उसे साथी मत समझो। वो आपके साथ है पर वो आपका साथी नहीं है क्योंकि जब वो आपके साथ है तो अच्छी बात है, आप और उसके साथ से कार्य करेंगे, लेकिन कल अगर वो साथ ना भी हो तो भी आप अपने साथी के साथ परमानेंट रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कंपनी सबकी लो, कंपेनियन एक को ही समझो, है ना? कंपनी सबकी लो, क्योंकि कंपनी तो चेंज हो जाती है। आज वो साथ है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ बदले, है ना? आजकल तो अकाल मृत्यु का ऐसा समय आया है या कोई और बात हो जाती है तो साथी जो है वो बदल जाता है, लेकिन अगर आप उनको साथी मान कर चल रहे हैं तो आप लोनली फील करेंगे, आप दुखी होंगे, परेशान होंगे। मुझे एक बहन आई थी अभी थोड़े दिन पहले, 24-25 ईयर्स की होगी। उसके ना आँखों से ऐसे नल बहते थे, आंसू रुकते नहीं थे। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहती है मेरी जिनसे एंगेजमेंट हो गई थी और नेक्स्ट मंथ शादी होने वाली थी, उनको मैं पिछले 7 वर्षों से जानती थी और वो सब कुछ थे जो मैं ढूंढती थी एक व्यक्ति में। ऐसा कोई टिक बॉक्स नहीं था जो वो व्यक्ति टिक नहीं करता था। एंड ऑल ऑफ अ सडन एक एक्सीडेंट में ही डाइड। तो मुझे कहती मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और रोते रोते कहती कि काश वो इतने अच्छे ना होते, काश दुख दिया होता, काश मुझे रुलाया होता तो आज मैं शायद कम रोती। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको साथी इतना अच्छा मिला कि आप उस परमानेंट साथी को ही भूल गए और फिर जब वो ना रहे तो आप बिल्कुल बेसहारा हो जाते। तो इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं साथ सबका लो, लेकिन उस साथ के लिए भी उसको धन्यवाद करो और साथी उसे बना कर रखो। अब साथी कौन होगा? जो जिससे आप रोज़ मिलते हैं, रोज़ कुछ समय उसके साथ बैठते हैं, अपनी रोज़मर्रा की बातें करते हैं। तो परमात्मा के साथ वो संबंध हमें बनाना है कि आप रोज़ कुछ समय उनके साथ बैठें, अपने दिल की बात करें, साइलेंस में उसकी भी सुनने की कोशिश करें कि वो आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, क्या प्रेरणा दे रहा है, या क्या आपसे कहना चाह रहा है। तो उस परमात्मा का जो स्वरूप है वो ऐसा ही है जैसे आत्मा है ना, सॉफ्टवेयर की तरह, है ना, है भी और है भी नहीं, पॉइंट ऑफ लाइट है। तो ऐसे परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट है। क्रिश्चियनिटी में बहुत अच्छी एक बात कहते हैं, गॉड सेज बी स्टिल एंड नो दैट आई एम हियर। तो जैसे आप देखो कितने सारे साउंड होते हैं दुनिया में, लेकिन जब बाहर यहाँ कमरे में शोर होगा तो आपको सुनाई नहीं देंगे बाहर के साउंड, लेकिन जैसे ही यहाँ साइलेंस हो जाएगी तो आपको बाहर का साउंड सुनाई देगा। ऐसे ही जब आप अंदर अपनी आत्मिक स्थिति में, अपनी शांति में बैठते हैं तो आपको महसूस होता है कि परमात्मा भी आपके आसपास है और वो परमात्मा आपको बहुत प्यार, शांति, शक्ति दे रहे हैं। जो भी कुछ आप एक साथी से चाहते हैं, चाहे सहारा, चाहे मदद, चाहे प्यार, चाहे शक्ति, शांति, सब कुछ वो आपको दे रहे हैं। और कुछ देर उनके साथ बैठना, कुछ देर उनको अपने दिल की बात कहना, उनकी सुनना, ये हमें नियम बनाना है। समझे?
तो ये दूसरा प्रश्न, जिसके आधार से आपकी अंदर की स्थिति इतनी मजबूत होगी कि आप परिस्थिति को कंट्रोल करेंगे। और तीसरा प्रश्न, आपका लक्ष्य क्या है। तो परमात्मा हमें कहते हैं जीना भी है और जाना भी है तो जीना है, लेकिन लक्ष्य क्या रखना है कि जीने के बाद हमें जाना है। तो जब जाना है तो साथ क्या लेके जाएंगे। हाँ, लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है आप जब आए थे तो अपने कर्म और अपने संस्कार साथ लेकर आए थे, और जब जाएंगे तो भी आपका कर्म और आपका संस्कार साथ जाएगा। तो हर परिस्थिति में आपका लक्ष्य होना चाहिए कि चलो प्रॉफिट हो, है ना, सब कुछ हो, बहुत अच्छी बात है, संबंध बने, लाभ हो, पढ़ाई हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मेरा कर्म और संस्कार भी बेहतर बने, क्योंकि उसके साथ आपको वापस जाना है ना। तो जैसे कई बार व्यक्ति कहता है ना, कहाँ तक चुप रहना है, कहाँ बोलना है। तो जब तक आप शांति से बोल सकते हैं आप बोलिए जहाँ आपकी शांति खोने लगे वहाँ चुप हो जाए। समझे? तो आपको लक्ष्य के हिसाब से पता चलेगा कि हर कर्म कैसे करना है। जहाँ अंदर आपकी स्थिति हिलने लगे वहाँ आपको बाहर ज़्यादा नहीं, फिर अंदर की तरफ आपको अटेंशन देना है। तो आपका लक्ष्य क्या है। देखो, आप पैसा कमाएं, लेकिन कहाँ पर रुके, जहाँ करप्शन करने की बारी आ जाए, जहाँ कोई ऐसा पाप करने की बारी आ जाए जहाँ अनेकों की दुआओं का ऑपोजिट आपको मिलेगा, या एक की भी दुआ का ऑपोजिट मिलेगा, तो वहाँ पर आपको धन को नहीं, उस दुआ को देखना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ क्या जाएगा, आपका कर्म जाएगा, है ना। तो इस जीवन में जो चाहिए वो कमाएं, वो खाएं, वो बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन जहाँ वो क्लैश करने लगे आपके कर्म और संस्कार को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ, वहाँ आप एक कदम पीछे बढ़ा लें। समझे? तो जब ये लक्ष्य रखते हैं ना, तो आप अपने इनर सेल्फ को प्रिजर्व रखते हुए आप अपनी एक्सटर्नल लाइफ की जर्नी को जीते हैं। और फिर क्या होता है, आपकी आंतरिक स्थिति में इतनी मजबूती रहती है कि बाहर को आप अपनी आंतरिक स्थिति से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नहीं तो अंदर खाली है तो फिर अंदर खाली जो है वो कुएं जैसा बन जाता है, और बाहर से कितना भी भरो तो अंदर भरपूरता की महसूसता होती ही नहीं, है ना। आजकल क्या हो गया है, व्यक्ति सोचता है परिस्थिति बदले, और पैसा और प्रॉपर्टी और रिलेशनशिप और नाम और शान, लेकिन वो अंधा कुआं जो अंदर है, जो अंदर खाली 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 होता जा रहा है, उसको आप कितना भी बाहर से भरें, वो जैसे उस ब्लैक होल में सब कुछ गायब हो जाता है। तो इसीलिए अंदर को स्थिर रखते हुए, शक्तिशाली बनाते हुए आप जब बाहर का एफर्ट करेंगे तो कम खर्च में आपको सफलता बहुत मिलेगी, क्योंकि स्वस्थिति के आधार से परिस्थिति परिवर्तन, विश्व परिवर्तन, सब कुछ बहुत इजी हो जाता है। ओके, ओम शांति।